पढ़ रहे थे, डाइजेस्टिव ग्लैंड में फर्स्ट नंबर हमने देखा माउथ में जो ग्लैंड होती है वो सलाइवरी ग्लैंड, जिससे टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है जो स्पेशली कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और एक इसमें एंजाइम होता है लाइसोजाइम, कल अभी बताया गया था। लाइसोजाइम जो होता है एंटीबैक्टीरियल होता है, भोजन का पाचन तो नहीं करता लेकिन भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। इतना हम लोगों ने देख लिया था। दूसरा नंबर हम जाएंगे स्टमक में। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जिसमें मुख्यतः 3 एंजाइम होते हैं। एक वैसे तो इसमें HCl होता है, जो एंजाइम नहीं है HCl एंजाइम जो है फर्स्ट नंबर पेप्सिनोजन, सेकंड नंबर प्रोरेनिन एंड थर्ड नंबर गैस्ट्रिक लाइपेज। ये 3 एंजाइम होते हैं। पेप्सिनोजन डिएक्टिव होता है, इसको एक्टिव करता है HCl, पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पचाने के लिए उत्तरदायी होता है। प्रोरेनिन ये भी प्रोटीन को ही पचाएगा, ये डिएक्टिव है, HCl इसे एक्टिव करता है, रेनिन में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये दूध के प्रोटीन को पचाता है। ये स्पेशली 5 साल तक के बच्चों में ज़्यादा होता है। ये पेप्सिन जो होता है ये भी प्रोटीन पचाता है, लेकिन जितने भी टाइप्स के प्रोटीन होंगे उसको पेप्सिन पचाएगा। और प्रोरेनिन सिर्फ और सिर्फ दूध के प्रोटीन को पचाता है। और गैस्ट्रिक लाइपेज स्टमक में तो होता है बहुत कम मात्रा में, लेकिन ये पचाता है फैट को, तो फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड में, या फैट के लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में तोड़ता है। तो देखिए माउथ में सबसे पहले पाचक शुरू होता है, पाचन की क्रिया माउथ से स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द डाइजेशन कौन सा होता है? माउथ। और कौन सा न्यूट्रिएंट्स, कौन सा भोजन ऐसा होता है जो पहले पचता है? तो सबसे पहले पाचन शुरू होती है कार्बोहाइड्रेट की, और सबसे पहला अंग जो पाचन क्रिया में सहायक होता है वो माउथ से पाचन स्टार्ट होती है। और फर्स्ट न्यूट्रिएंट जिसका डाइजेशन होता है वो कार्बोहाइड्रेट, हालांकि थोड़ी ही मात्रा में, क्योंकि भोजन हमारे मुख में बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रुकता, तो थोड़ी ही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो पाता है। तो लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल होता है जो बैक्टीरिया को मारता है। फिर उसके बाद 2 संरचना यहाँ पे आती हैं, फेरिंक्स और ओइसोफेगस, जिसमें कोई भी ग्लैंड नहीं पाई जाती, इसलिए ये भोजन का पाचन नहीं करते, ये सिर्फ भोजन को स्टमक की ओर आगे बढ़ाते हैं। तो स्टमक में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, उसके साथ में HCl भी पाया जाता है जिसका pH वैल्यू 1.8 तक होता है, और ये एसिडिक होता है। HCl का काम होता है पेप्सिनोजन जो निष्क्रिय है उसको पेप्सिन में सक्रिय कर देता है, प्रोरेनिन निष्क्रिय है उसको सक्रिय करता है। ये भोजन को तो पचाता नहीं है, लेकिन भोजन के पाचक रस जो होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं, केमिकल्स जो होते हैं, उसे एक्टिव करता है। और ये HCl जो होता है ये भी एंटीबैक्टीरियल होता है, भोजन में उपस्थित बैक्टीरियल्स को ये मारता है। और HCl ये जो इसका pH वैल्यू इतना ज़्यादा, फिर भी हमारा जो स्टमक है वो जलता नहीं है, क्योंकि एक म्यूकस लेयर पाई जाती है जो हमें HCl के जलने से बचाती है। जब HCl ज़्यादा सीक्रेट होता है, जब HCl ज़्यादा उत्सर्जित होता है, तो उससे हमें एसिडिटी की बीमारी हो जाती है। और जब और अधिक HCl एक्सक्रीट होता है तो वो
अल्सर की बीमारी हमारे पेट में हो जाती है और एसिडिटी जो होती है उससे जलन महसूस होती है। तो स्टमक तक हम लोगों ने देख लिया था। अब उसके बाद तीसरा नंबर जो आता है वो स्टमक से भोजन निकलेगा तो वो अब सीधा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब भोजन जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ये तीसरा ग्लैंड, तीसरी संरचना स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तो ग्लैंड सहायता करता है लीवर, दूसरा सहायता करता है पैनक्रीज, इसे यकृत भी बोलते हैं, जो कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा या हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये अग्न्याशय होता है, ये अग्न्याशय होता है। तो लीवर से सेक्रेट होता है बाइल जूस, कल अभी बताया गया था बाइल जूस। बाइल जूस को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं या फिर इसमें दो केमिकल्स होते हैं, एक बाइल साल्ट होता है, दूसरा बाइल पिगमेंट होता है। बाइल पिगमेंट होता है। बाइल साल्ट करता क्या है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है और उसे फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है या फैट के लार्ज पार्टिकल्स को तोड़ करके स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है। या इसकी संरचना इस तरीके से हम देख सकते हैं, ये फैट का लार्ज पार्टिकल और ये स्मॉल पार्टिकल जो बाइल साल्ट इन्हें तोड़ने का काम करता है। तो अब जरा सोचिए, यहाँ पे अभी हम लोगों ने माउथ और स्टमक दोनों जगह में देखा, वहाँ पे फैट का पाचन नहीं होता या फिर बहुत कम होता है। माउथ में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, स्टमक में प्रोटीन का पाचन हुआ। अभी कार्बोहाइड्रेट भी बचा है, फैट भी बचा है और प्रोटीन भी बचा है। संपूर्ण पाचक अभी नहीं हो पाया, पूरा पाचन नहीं हो पाया। तो ये बाइल साल्ट जो होता है वो फैट का इमल्सिफिकेशन या इसे हम कह सकते हैं पायसीकरण, पायसीकरण करता है। पायसीकरण का मतलब है कि ये फैट के लार्ज पार्टिकल को तोड़ करके स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करता है। दूसरा नंबर आता है बाइल पिगमेंट। ये दो तरीके के होते हैं, ये एक एक्सक्रेटरी सब्सटेंस होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है जो बिलीरुबिन होता है और बिलीवर्डिन होता है, बिलीरुबिन होता है और बिलीवर्डिन होता है। ये एक्सक्रेटरी सब्सटेंस होते हैं, इनका हमारे शरीर में कोई यूज़ नहीं है, ये निकल जाते हैं। लेकिन किन्हीं कारणवश जब बाइल साल्ट की मात्रा कम, जैसे लीवर जो होता है ये जब इसको सेक्रेट करता है तो वो गाल ब्लैडर में इसे स्टोर करता है। गाल ब्लैडर एक संरचना होती है, उसमें स्टोर करता है कुछ इस टाइप की। ये सपोज दैट मान लीजिए लीवर है तो ये गाल ब्लैडर है, इसी में स्टोर करता है। और गाल ब्लैडर जो रुक रुक करके, ऐसे जंतु जो रुक रुक करके भोजन करते हैं, गाल ब्लैडर सिर्फ उन्हीं को दिया गया है। उसका रीज़न है क्योंकि लीवर जो होता है वो सिक्रेट करेगा बाइल जूस और बाइल जूस यहाँ पे आकर के इकट्ठा होता रहता है। जैसे ही हम भोजन करते हैं, भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है, ये जो ग्रंथि होती है वो उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रो कर देती है, तब जाकर के हमारा भोजन का पाचन शुरू होता है, भोजन के पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जैसे हम लोग खाते हैं सुबह दोपहर शाम, जो कंटिन्यू जंतु खाते हैं तो ये डायरेक्ट यहाँ से सेक्रेट होकर के गाल ब्लैडर में नहीं जाता, वो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, इंटेस्टाइन में, जो पाचन क्रिया करता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ रुक रुक करके भोजन करने वालों के शरीर में ये संरचना पाई जाती है। और ये जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है, बाइल पिगमेंट, ये जॉइंटिस के लिए उत्तरदायी होते हैं। जब किन्हीं कारणवश लीवर में इन्फेक्शन या लीवर जो होता है सही ढंग से काम नहीं कर पाता, बाइल साल्ट की मात्रा कम हो जाती है और बाइल पिगमेंट की मात्रा अधिक हो जाती है। तो बाइल साल्ट की मात्रा कम होने के कारण फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाता। फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा तो फैट पचेगा नहीं, और बाइल पिगमेंट की मात्रा अधिक होने के कारण पीलापन शरीर में आ जाएगा। और पीलापन जो होता है उसे कहते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस की बीमारी या पीलिया की बीमारी हो जाएगी जो लीवर को फंक्शन करने नहीं देती है। ठीक है, तो इसलिए जॉन्डिस की बीमारी में देखा होगा वो फैटी एसिड खाने के लिए डॉक्टर मना करता है। क्यों मना करता है? क्योंकि बाइल साल्ट जो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है,
बाइल साल्ट जो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है वो कम उत्सर्जी हो रहा है या फिर कम स्रावी हो रहा है। जब कम स्रावी हो रहा है तो फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं हो सकता। जब फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं हो सकता तो वो पच नहीं सकता। तो देखिए अब ये यहाँ पे लीवर जो होता है इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जो ये बाइल साल्ट होता है फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। और दूसरा नंबर ये पैनक्रीज जो होता है ये सेक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, ये सेक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस। और ध्यान देना है पैनक्रियाटिक जूस जो होता है ये कंप्लीट जूस माना जाता है। कंप्लीट जूस का मतलब है अब जितने भी भोज्य पदार्थ बचे हैं नहीं पच पाए हैं उन सबका पाचन ये पैनक्रियाटिक जूस कर देगा, जिसमें ट्रिप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज ये सारे एंजाइम होंगे। ट्रिप्सिन होगा, लाइपेज होगा, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज होगा। और ये जो होती है ये मिक्स ग्लैंड कही जाती है। ये जो ग्लैंड होती है ये मिक्स ग्लैंड होती है। क्यों मिक्स ग्लैंड होती है? क्योंकि इसकी जो संरचना होती है कुछ इस टाइप की, इसी में ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, या हम इसे हिंदी में कह सकते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं ये हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। इससे पहले तो बता दिए हैं जो दोनों हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्रावण करे वो मिक्स ग्लैंड कही जाती है। तो ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हार्मोन का स्रावण करती हैं और वो दो हार्मोन्स होते हैं, एक इंसुलिन होता है और दूसरा ग्लूकागॉन। एक इंसुलिन होता है, दूसरा ग्लूकागॉन। और ये जो एंजाइम का स्रावण करती हैं वो होती हैं एसिनी नामक सेल्स होती हैं। एसिनी नामक सेल्स होती हैं जो एंजाइम का स्रावण करती हैं। एसिनी नामक सेल्स होती हैं जो एंजाइम का स्रावण करती हैं और वो एंजाइम ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन, लाइपेज, लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज ये सारे एंजाइम होते हैं। तो देखिए हार्मोन्स तो हमको नहीं पढ़ना है, सिर्फ पाचक रस पढ़ना है। फिर भी देख लीजिए इंसुलिन जो करता क्या है, ये हमारे ब्लड में इंसुलिन जो होता है ये हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज को, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ये स्टोर कर लेता है। और जब ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो ऐसी कंडीशन में ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लूकागॉन की उपस्थिति में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लूकोज की जब मात्रा अधिक हो जाती है, शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो बीमारी कहलाती है डायबिटीज़। वो बीमारी कहलाएगी डायबिटीज़ की बीमारी होती है। तो ये इंसुलिन हार्मोन्स की कमी के कारण डायबिटीज़ की बीमारी होती है। क्योंकि इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज को यानी कि शुगर को मेंटेन करता है, ग्लूकोज को वो कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में जो स्टोर कर लिया जाता है। और जब शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है तो ग्लूकागॉन नामक हार्मोन्स जो होता है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारे शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति करवाता है। तो देखिए यहाँ पे ये लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं दो हार्मोन स्रावित करती हैं, एक इंसुलिन एक ग्लूकागॉन, जो ऊर्जा यहाँ पे ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करती हैं ब्लड में। अब इसके बाद एंजाइम जो होता है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो ये है एंजाइम, ये ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करेगा। ट्रिप्सिन जो होगा प्रोटीन का पाचन करेगा। लाइपेज चाहे जहाँ मिले, चाहे जिस ग्लैंड में मिले, समझ लेना है
कि वो फैट का पाचन करेगा। लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज ये सब पाचन करेंगे कार्बोहाइड्रेट के। तो देखिए यहाँ पे ये जो पैनक्रीज है ये ऐसा ग्लैंड है जो सारे न्यूट्रिएंट्स का पाचन कर रहा है। अभी तक माउथ में हमने देखा सिर्फ और सिर्फ किसका पाचन हुआ, कार्बोहाइड्रेट का। स्टमक में हमने देखा सिर्फ और सिर्फ पाचन किसका हुआ, प्रोटीन का, और थोड़ी मात्रा में फैट का भी हुआ। लेकिन कहीं भी माउथ में और ना ही स्टमक में तीनों का जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं सबका पाचन नहीं हुआ था। तो सबका पाचन कहाँ पे हो रहा है, पैनक्रीज में, जो प्रोटीन का भी पाचन कर रहा है, फैट का भी पाचन कर रहा है और कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन कर रहा है। तो इसलिए इस पैनक्रियाटिक जूस को कंप्लीट जूस कहा जाता है। या फिर ये जो अग्न्याशयिक रस जो होता है, अग्न्याशयिक रस जो होता है ये पूर्ण रस माना जाता है, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स का पाचन ये करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे भोज्य पदार्थों का पाचन पूरी तरीके से हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जब इंसुलिन ने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया, बाय द वे देखिए जब कभी भी कोई भी आदमी वो भूख हड़ताल पर होता है तो वैसे तो हमारे शरीर में ग्लूकोज जो होता है या कार्बोहाइड्रेट, हमारे शरीर में नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है 6 से 7 दिन के लिए, 6 to 7 डेज के लिए वो नॉर्मली स्टोर होता है। अगर आदमी 6 से 7 दिन खाना ना खाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो हमें ग्लूकोज देता रहेगा। लेकिन 6 से 7 दिन के बाद जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा, ग्लूकोज का मिलना बंद हो जाएगा, तो मस्तिष्क के पास मैसेज जाएगा कि भाई इसके पास कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो उत्तरदायी होता है एनर्जी के लिए। अब इसके पास कार्बोहाइड्रेट नहीं है और ये आदमी भोजन भी नहीं कर रहा है, तो क्या किया जाए, तो मस्तिष्क जो है, माइंड जो है, आदेश देता है कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो अभी इसके पास क्या है, ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन स्टोर है। तो ग्लाइकोजन ग्लूकागॉन की उपस्थिति में ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो ग्लाइकोजन को यहाँ पे ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाए, और ग्लाइकोजन की मात्रा जो हमारे शरीर में होती है वो 8 से 9 दिन तक के लिए होती है। मतलब अगर ग्लाइकोजन को यहाँ पे ग्लूकोज में तोड़ा जाए तो 8 से 9 दिन तक हमें ऊर्जा मिलती रहेगी। ऐसी कंडीशन में 14 से लेकर 15 दिन तक हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर वो भोजन नहीं कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में मस्तिष्क के पास मैसेज पहुंचता है कि अब भी ये भोजन नहीं कर रहा, कार्बोहाइड्रेट शरीर में खत्म हो गया, ग्लाइकोजन खत्म हो गया। तब माइंड आदेश देगा कि इसके शरीर में जो प्रोटीन है, और प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट होता है, प्रोटीन जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट, शरीर निर्माण का एलिमेंट कहा जाता है। तो कहता है माइंड कि प्रोटीन का पाचन किया जाए। तो जब प्रोटीन का पाचन होता है तो ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति होता है उसके यूरिन में कीटो बॉडीज बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में उसके यूरिन में कीटो बॉडीज आनी शुरू हो जाती हैं, और जब डॉक्टर उसकी यूरिन को चेकअप करता है तो कीटो बॉडीज मिलता है तो वो घबरा जाता है कि अब ये आदमी बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा चलेगा तो ये 24 to 28 आवर्स तक चल सकता है बस। चाहे कैसे भी करके अब इसे भोजन दिलाया जाए, अगर ये भोजन नहीं करता तो 24 या 28 घंटे तक ये जीवित रह पाएगा, उसके बाद जीवित नहीं रह सकता। इसलिए कोई व्यक्ति अगर भूख हड़ताल पर है तो 10 दिन 12 दिन तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी वो भोजन नहीं करता तब सबको प्रॉब्लम होती है कि कहीं ये मर जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अब इसके यूरिन में कीटो बॉडीज़ का मिलना शुरू हो गया। और कीटो बॉडीज़ के मिलने का ये साफ साफ इंडिकेशन है कि इसके शरीर में प्रोटीन का पाचन शुरू हो गया। और प्रोटीन जो होता है वो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट होता है, और जब प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाएगा तो सारे जो ऑर्गन्स हैं पच जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस से निकला ट्रिप्सिन, लाइपेज, लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज। अब ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाया, लाइपेज फैट को पचाया, बाकी कार्बोहाइड्रेट बचता है लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज ने पचा दिया, तो इसलिए इसे कंप्लीट जूस कहा जाता है। अब इसके बाद हमारा बचता है लास्ट जो है, उसमें भोजन का तो पाचन नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन।
लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन नहीं होता। पचे हुए जो अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं उससे सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है जल का, उससे सिर्फ एब्जॉर्प्शन होगा जल का। ये जल का अवशोषण करता है, बाकी ये भोजन को पचाता नहीं है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है इसमें कोई ऐसी ग्रंथि नहीं होती जो पाचक रस सेक्रेट करे और ये भोजन को पचाए। ये सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण करता है और जल को अवशोषित करके वो पुनः ब्लड में मिला दिया जाता है। तो देखिए अभी हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ रहे थे, ये कंप्लीट हो चुका है डाइजेस्टिव ग्लैंड।